करना जी मतलब उन्हें तो सर आपने कहा था रिवीजन शुरू करेंगे ये चैप्टर के बाद। क्या शुरू करेंगे? रिवीजन शुरू से। हाँ बिल्कुल रिवीजन हमें करना था क्योंकि हम मिड टर्म की तैयारी कर रहे थे ना। मिड टर्म तो हमारे मोस्ट प्रोबेबली अब मिड टर्म के बाद ही होंगे, जनवरी में ही होंगे मिड टर्म। लेकिन जब मिड टर्म होंगे उस वक्त रिवीजन करेंगे ना, अभी रिवीजन करने की क्या फायदा। अभी हम सिलेबस पूरा करते हैं अपना, ठीक है ना। 10 साल तक 15 जनवरी से मिड टर्म होते हैं हमारे, तो हम जनवरी के फर्स्ट वीक में कर लेंगे। देखिए भाई, तो चलिए फिर ऐसा है कि हम सही। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सेक्शन एन को भी स्टार्ट करा दिया और वो नया टॉपिक जो है वो है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर। सर वो आवाज जरा सही नहीं आ रही। आवाज़ सही नहीं आ रही, मैं इसका भी सही कर देता हूँ। अब बताएं, अब सही आ रही है आवाज? सर अब सही है। हाँ वो सर मैं वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड था ना। बस 2 मिनट दीजिएगा मुझे, जरा मैं आईपैड ऑन कर लूंगा अपना, फिर करते हैं इसको। ये बताएं कि आप में से जो है वो बचपन वाला न्यूक्लियर फेज किस किस को याद है अभी तक? ये बताएं कि प्रोटॉन नंबर का मतलब क्या होता है? Number of positive charges. पॉजिटिव चार्जेस तो नहीं कहेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब है, प्रोटॉन नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सिंपल। अच्छा न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? अभी न्यूक्लियॉन किसको कहते हैं? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन नंबर बेसिकली, न्यूक्लियॉन नंबर सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कहते हैं। लेकिन न्यूक्लियॉन किस फॉर्म है? न्यूक्लियॉन का मतलब होता है वो पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस में पाए। ठीक है भाई, न्यूक्लियॉन का मतलब होता है वो पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस में पाए। अभी अलग बात है कि न्यूक्लियस में कौन पाया जाता है। अभी अलग बात है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन नंबर का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियॉन नंबर का मतलब होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको आनी चाहिए। सर स्क्रीन नहीं आ रही।
आज क्या 27 तारीख है ना आज? हाँ जी, अब आ गई स्क्रीन? ऑल राइट, तो टुडे इज 20 is 27 November 2020 and today is Friday. हम जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर जो है स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इस चैप्टर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहले हिस्से में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट, और दूसरे हिस्से में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रेडियोएक्टिविटी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी करने के बाद हम एक वर्कशीट करेंगे, रेडियो एक्टिविटी करने के बाद हम एक वर्कशीट करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक छोटा चैप्टर है, इसमें एक अच्छी बात ही है तो जैसे कि मैंने आपसे कुछ बेसिक बातें करी, मिसाल के तौर पे कुछ जो बेसिक बातें मैंने आपसे करी, उसमें मैंने आपको सबसे पहले ये डिस्कस किया आपसे सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि बताएं भाई ये प्रोटॉन नंबर क्या होता है। ये मेरी आप लोग आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैंने आपसे क्या डिस्कस किया? सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया कि भाई प्रोटॉन नंबर किसको कहते हैं। प्रोटॉन नंबर को हम कैपिटल Z से शो करते हैं। प्रोटॉन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? न्यूक्लियर हम उस पार्टिकल को कहते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियॉन का मतलब है पार्टिकल फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस। उसके बाद हम न्यूक्लियॉन नंबर किसको कहते हैं? कैपिटल ए। न्यूक्लियॉन नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसके बाद न्यूक्लियाइड न्यूट्रेशन किसे कहते हैं? न्यूक्लियाइड न्यूट्रेशन हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियस लाइक दिस। इसका क्या मतलब है? एक्स का मतलब है सिंबल ऑफ एलिमेंट, जेड का मतलब क्या है? प्रोटॉन नंबर, और ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है न्यूक्लियॉन नंबर। ठीक, फॉर एग्जांपल सोडियम के कई न्यूक्लियाइड न्यूट्रेशन क्या होगी? 11 एंड 23। यानी कि सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11 है और न्यूक्लियॉन नंबर 23 है। कार्बन की न्यूक्लियाइड न्यूट्रेशन क्या होगी? 6 एंड 12। यानी कार्बन का प्रोटॉन नंबर 6 है, न्यूक्लियॉन नंबर 12 है। इसके अलावा
अगर मैं आपसे कहूँ ऑल्सो, अगर मैं ए माइनस जेड मालूम करूँ तो ए माइनस जेड क्या चीज़ होती न्यूट्रॉन, है? ए माइनस जेड क्या चीज़ होगी? न्यूट्रॉन नंबर होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि ए का मतलब है न्यूक्लियॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर का मतलब है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अगर आप प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन में से सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद को माइनस कर दे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच जाएंगे ना। तो ए माइनस जेड इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये भी हो गया भाई। अच्छा, तो बताएं कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन सोडियम। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन सोडियम एट न्यूक्लियस, ठीक है, सोडियम के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इसका जवाब क्या होगा? ए माइनस जेड, दैट इज 23 माइनस 11। तो सोडियम के न्यूक्लियस में 12 न्यूट्रॉन, ठीक है जी। अच्छा जी, और देखें, एक और चीज होती है, हम कहते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। जिसे हम कैपिटल यू से शो करते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास, कैपिटल यू से शो करते हैं। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज है? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जो है वो मास की एक यूनिट है, इसको आप केमिस्ट्री में एएमयू से जो है वो शो करते हैं। बेसिकली इट इज अ यूनिट ऑफ मास। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जिसको आप केमिस्ट्री में एएमयू कहते हैं, इसको हम फिजिक्स में यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को आप लोग शायद केमिस्ट्री में एएमयू से शो करते हैं, हम इसको कैपिटल यू से शो करते हैं। और उससे कन्वर्जन ये होता है कि 1 U मास जो होता है वो बराबर होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। यानी साहब इतना अंदाजा लगा लें कि जो यू है, जो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट है, वो बहुत ही छोटी यूनिट है। और ये यूनिट हमने क्यों इजाद की है? ये यूनिट हमने इसलिए इजाद की है ताकि हम जो एटॉमिक लेवल पे जो मासेस होते हैं ना, उनको जो है मेजर कर सकें। तो इधर अब एटॉमिक लेवल पे जो मासेस होते हैं वो 10 की पावर माइनस 20 माइनस 30 के किलोग्राम के लेवल पर होते हैं। तो अगर आप उसको किलोग्राम में नापेंगे तो किलोग्राम तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी ना उसके लिए। लिहाजा हम एटॉमिक लेवल पर, सब एटॉमिक लेवल पर जो मासेस होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम जो ये एटॉमिक मास यूनिट इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल यू इस्तेमाल करते हैं। 1 U इज इक्वल टू 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। इस तरह एक चीज होती है, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, स्मॉल ई और कैपिटल वी से शो। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और उसका कन्वर्जन ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बराबर है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बराबर है किसके? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल के बाद, ठीक है जनाब। तो ये हमने एक छोटी सी यूनिट बनाई है मास के लिए, और एक हमने छोटी सी यूनिट बनाई है एनर्जी के लिए, ताकि एटॉमिक लेवल पे जो मासेस और एनर्जीज हैं उनको हम मालूम कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ, फॉर एग्जांपल कि भाई आपसे मैं बोलूँ कि कन्वर्ट 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 18 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो आप, तो 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 18 जूल को अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इसका तरीका क्या होगा? 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 18 को आप डिवाइड करेंगे किससे? इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 18, माइनस 18 कैंसिल आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि आपका मतलब ये हुआ 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 18 जूल बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसके बराबर? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है जी। ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर।
अगर बात समझ में आ रही है सब लोगों के? ये भी हमने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, अभी हम आपकी बेसिक तरह बना रहे हैं ताकि आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ सकें। इसके अलावा एक और इंट्रोडक्शन में चीज और है, सॉरी सही कह रहे हैं आप, ये मैंने मिस्टेक कर दी, ये -19 है भाई, -18 नहीं, -19, तो ये 0.2 हो जाएगा, बस ये फर्क पड़ेगा। 0.2 हो जाएगा या 20 हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना ये, 20, 20 -19 से डिवाइड करना था मैंने, -18 से कर दिया था, ठीक है भाई। तो ये आपका 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा इसका। अच्छा, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अगला कॉन्सेप्ट हमारा है मास एनर्जी इंटर कन्वर्टिव। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? मास एनर्जी इंटर कन्वर्टिव। लेकिन आपने क्वेश्चन जो है जिंदगी में कभी ना कभी एक दफा तो कम से कम देखी हो, E=mc²। E=mc² जो है ये मास एनर्जी इंटर कन्वर्टिबिलिटी इक्वेशन कहलाती है। और ये जो इक्वेशन है, इंटर कन्वर्टिबिलिटी इक्वेशन जो है आपकी, बेसिकली ये आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये इक्वेशन दी थी, और उसमें आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था कि हम मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे ये हमारा हेडेक नहीं है, लेकिन हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितनी एनर्जी बनेगी वो आप इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। इसमें m का मतलब है इस ऑब्जेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं उसका मास, लेकिन वो मास होना किसमें चाहिए? किलोग्राम। c यहाँ पर एक कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा, और जो कांस्टेंट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है वो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इस मास से प्रोड्यूस होगा, और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जूल में होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँगी इफ 0.03 ग्राम इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और 0.03 ग्राम को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करें तो मास कितना हुआ? 0.03 ग्राम। अभी इक्वेशन यूज करने के लिए जरूरी है कि मास किस में हो, इक्वेशन यूज करने के लिए जरूरी है कि मास जो है किलोग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम डिवाइड बाय 1000 करते हैं, तो जाएगा ये 3 × 10⁻⁵ कितना हो जाएगा भाई? -5, ठीक है। तो जाएगा 3 × 10⁻⁻5 किलोग्राम इसका मास। अब आपको एनर्जी मालूम करनी है, तो एनर्जी बराबर होगी किसके? mc² के बराबर होगी। m कितना है? m है 3 × 10⁻⁵, और c की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ का स्क्वायर, जाएगा 3 × 10⁻⁵ इंटू 9 एक्सपोनेंट 16, जाएगा 27 × 10⁻11, या फिर ये हो जाएगा 2.7 × 10⁻12, ठीक है। तो अगर आप 0.03 ग्राम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें, ठीक है, अगर आप 0.03 ग्राम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो उससे एनर्जी कितनी बनेगी? 2.7 एक्सपोनेंट 12 जूल जैसे एनर्जी बनेगी। ये मतलब हुआ। अब बताएं, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सब लोगों के? हाँ भाई, सारे नौजवानों की समझ में आ रही है बात यहाँ तक?
नहीं, अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो फिर एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करें। How much energy in mega electron volt can be obtained from 1 U mass? ये सवाल है। सवाल है कि हाउ मच एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 1 U मास। आपके पास 1 U मास, अगर 1 U मास हो आपके पास तो उस 1 U मास से कितनी एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑब्टेन की जा सकती है। कन्वर्जन जरा आपको चाहेंगे तो ये रहा कन्वर्जन, और आप बोले तो मैं कन्वर्जन यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। कन्वर्जन आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक, फटाफट इसको सॉल्व करें सब लोग, शाबाश जल्दी से। आंसर हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। बताएंगे आप लोग को आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आप बताएं जरा, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? जरा बोल के बताएं, जरा माइक अनम्यूट करके बताएं। Yes, sir, clear आ रही है। क्लियर आ रही है बस? Yes, sir. ठीक है, सब लोग अपने अपने आंसर बताएं। अच्छा भाई, उजैर का आंसर आ रहा है 9.34 एक्सपोनेंट 6, और अच्छा 9.34 कर दिया उजैर ने इसको। और कोई आंसर इसके अलावा? 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है, इट मेक सेंस। कंजा का आंसर जो है से लगता है कि हाँ सही है तकरीबन।
अच्छा, अभी शरियार शेख साहब का आंसर आ रहा है 9.34। अच्छा, अभी देखें आपको पता है कि पाकिस्तानी कौम की अक्सरियत जो है चूंकि जाहिल आवाम है, तो उसमें जो है छोटे मोटे कन्वर्जन जो कि ए लेवल्स के स्टूडेंट को तो चुटकी बजाते कर लेना चाहिए, वो भी बेचारे टीचर को करके देना पड़ते हैं। तो बहरहाल खैर, मजबूरी है मेरी, मैं भी करके दूंगा, दायरे में भी पाकिस्तान में ही पढ़ाता हूँ। देखें, हम अगर ये कह रहे हैं कि 1 U मास को मैं एनर्जी में कन्वर्ट करना है, पहली बात तो ये कि 1 U मास का मतलब क्या है। 1 U मास का मतलब है 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। जब आप एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं मास को, तो एनर्जी बराबर होती है किसके, एनर्जी बराबर होती है mc² के बराबर होती है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो एनर्जी हो जाएगी, मास है आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻27, स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। इसका जो भी आंसर आएगा वो एनर्जी आएगी जूल्स, वो एनर्जी किस में आएगी, जूल्स में आएगी। अब अगर इस आंसर को हम जो है वो अगर डिवाइड कर दें कन्वर्जन से, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दें, तो फिर एनर्जी किस में आएगी, एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमें जो एनर्जी चाहिए किस में चाहिए, हमें जो एनर्जी चाहिए वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा, 1.66 x⁻27 मल्टीप्लाई बाई 9 एक्सपोनेंट 16 डिवाइड बाई 1.6 एक्सपोनेंट-19, ये आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मेगा में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 कर, किसी भी चीज को अगर मेगा में चेंज करना हो तो उसको 10⁻6 से डिवाइड करते हैं या 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो आपका आंसर होगा किसमें बन जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन जाएगा। अब इसका आंसर आपका जो है 933 भी आ सकता है, 931 भी आ सकता है, 934 भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितने डेसिमल प्लेसेस तक काम कर रहे हैं। हम इसको 2SF में राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 2SF में राउंड ऑफ करके आएगा 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जैसे कंजर का आंसर सही आया था 934 सही आया था, इसको हमने राउंड ऑफ करके 930 कर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1U मास को कन्वर्ट करेंगे एनर्जी के अंदर, कितनी एनर्जी बनेगी, 930 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि 1U mass is equivalent to 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब जरा इस बात का मतलब समझने की कोशिश करें। इस बात का मतलब है कि 1U मास को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करें, 1U मास को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितनी एनर्जी बनेगी, तो आपकी जो है वो 1U मास को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो है वो 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है। तो 1U मास जो है वो 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर नहीं है, तो मास एनर्जी के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन 1U मास जो है वो 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट होने का मतलब ये है कि अगर 1U मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनेगी, ठीक है जी। तो ये हमने कुछ जो है वो बेसिक्स जो है न्यूक्लियर फिजिक्स की डिस्कस कर। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमें दो चीजें इसमें डिस्कस करनी है, एक तो हमें इसमें बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस करनी है, ठीक है ना, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है रेडियो एक्टिविटी की। तो हम बाइंडिंग एनर्जी वाले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, मास डिफेक्ट। इसको हम डेल्टा एम से शो कर सकते हैं। मास डिफेक्ट, ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, मास डिफेक्ट जो कि हमें पढ़ना है। अब देखिए मास डिफेक्ट का क्या मतलब है।
ऑलराइट भाई, ये मैंने मास डिफेक्ट की डेफिनेशन लिखी, ये मैंने मास डिफेक्ट की डेफिनेशन लिखी, इसको और से देखा। मैंने क्या लिखा, लिखा कि मास ऑफ अ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ इंडिविजुअल masses of its nucleons. This difference in mass is called mass defect. देखिए इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक न्यूक्लियस है, मिसाल के तौर पर ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में भाई प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट तरह के ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। फर्स्ट तरह ये एक न्यूक्लियस है, इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। अभी न्यूक्लियस हो गया, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर जो न्यूक्लियस बना रहे हैं। अब आप एक काम करें, न्यूक्लियस का मास करें, और फर्स्ट में मास ऑफ न्यूक्लियस है m1 के बराबर, ठीक है, कर लिया। अब इसमें जितने भी प्रोटॉन है उनके मासेस करें, मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा Z MP। MP का मतलब है एक प्रोटॉन का मास और Z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप करें मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स, तो क्या होगा, A माइनस जेड इंटू एम। ए माइनस जेड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एम एन का मतलब क्या है, मास ऑफ अ सिंगल न्यूट्रॉन। अगर आप जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन करें तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस का सम हो जाएगा। अब टेक्निकली स्पीकिंग जो है, ये मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर आना चाहिए ना। मास ऑफ न्यूक्लियस को हम बोल देते हैं, क्या बोलूँ उसको, इसको एम बोल देते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये एम के बराबर आना चाहिए, क्योंकि एक न्यूक्लियस जो होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से तो मिलकर बनता है ना। सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास जो मिलकर न्यूक्लियस के मास के बराबर होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन। यानी किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने न्यूक्लियॉन्स हैं उनके मासेस का जो सम है वो हमेशा न्यूक्लियस के मास से ज्यादा है। और जो इसमें डिफरेंस आएगा, डिफरेंस से मुराद क्या है, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन, ये जो टोटल मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इसमें से माइनस करें न्यूक्लियस के मास को तो ये डेल्टा एम आ जाएगा, यानी कि मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब क्या है भाई, मास डिफेक्ट का मतलब है कि किसी भी न्यूक्लियस का जो मास होता है वो उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस के सम से हमेशा कम होता है। और जिन दोनों में डिफरेंस होता है वो डिफरेंस क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट। ये क्यों होता है, ये बात की बात है, लेकिन ऐसा हमेशा होता है। मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल के जरिए इस चीज को समझा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, मिसाल अगर मैं आपसे कहूँ मास ऑफ अ न्यूट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन होता है भाई 1.0087 यू। इसको और भी आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 4 डेसिमल प्लेस तक लिख रहा हूँ। 1.0087 यू होता है मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, ठीक है। ऑलराइट, इसी तरह आप ले लें मास ऑफ अ प्रोटॉन, मास ऑफ अ प्रोटॉन होता है 1.0073 यू। इसको मैं 4 डेसिमल प्लेस तक ले रहा हूँ, ठीक है। ये एक प्रोटॉन का मास और एक न्यूट्रॉन का मास। अब मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। तो अगर हम जो है मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस बात करें,
ये है 15.999, ये है 15.99 U। 4 डेसिमल प्लेस में देख लेता हूँ। 4 डेसिमल प्लेस में भाई ये होगा 15.99994। ठीक है, ये आपको डाटा दिया हुआ है। अब जरा गौर से देखें, अगर आप ऑक्सीजन का एटम बनाएं, ऑक्सीजन के एटम में जो है वो 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का मास कितना होगा? प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? 8। और न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें? न्यूट्रॉन भी इसके अंदर 8। ठीक है, अब मास ऑफ 8 प्रोटॉन देखें कितना होगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्रोटॉन का मास कितना है? 1.0073 U। ऐसे मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स कितना होगा ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में? होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1.0087। इन दोनों को जमा करें आप, मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर जमा करें तो भाई ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, एट मल्टीप्लाई बाय 1.0073 हो जाएगा 8.0584। एंड अगर आप करें 8 मल्टीप्लाई बाय 1.0087 हो जाएगा 8.0696। और जमा करें दोनों को तो जाएगा 8.0584 हो जाएगा 16.128 U। ठीक है, 16.128 जो है इसका मास बन रहा है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का मास बन रहा है 16.1280 U। और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का एक्चुअल मास आ कितना रहा है? 15.9994 U। कम आ रहा है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास। यहाँ पर अगर आपको मास डिफेक्ट निकालना होगा तो आप कैसे निकालें? यहाँ पर आपको मास डिफेक्ट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मिलकर मास कितना आ रहा है? 16.1280। और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास है कितना? 15.9994। तो माइनस करेंगे 15.9994 को तो कितना बचेगा मास डिफेक्ट इसका? ऑक्सीजन का मास डिफेक्ट आएगा 0.1286। इस तरह से किसी भी न्यूक्लियस का जो है वो मास डिफेक्ट निकल। समझ में आ रही है बात? कुछ कुछ अगर समझ में आ रही है बात तो फिर एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। आप मास डिफेक्ट मालूम करें नियोन का। मास डिफेक्ट मालूम करें हम नियोन का। और नियोन मेरे ख्याल से होगा, चलो नियोन छोड़ो यार, मास डिफेक्ट मालूम करो सोडियम का। सोडियम के न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट मालूम करो। सोडियम की सिंबल है Na11N23। और सोडियम के न्यूक्लियस का मास मैं आपको दे देता हूँ। सोडियम के न्यूक्लियस का मास है माशाल्लाह से 22.9898 ठीक है ना। सोडियम के न्यूक्लियस का मास है 22.9898 U
मास ऑफ अ न्यूट्रॉन आपको गिवन है, मास ऑफ अ प्रोटॉन आपको गिवन है, सोडियम की न्यूक्लियोटाइड सिंबल आपको गिवन है। फटाफट इसका मास डिफेक्ट कैलकुलेट करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने ये कैलकुलेट किया। बिल्कुल इसी तरह से न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट जो कैलकुलेट करना आप जल्दी से, शाबाश। वक्त में मुकाबला सब, जल्दी करें, शाबाश। ठीक है, अभी आंसर आ गया काफी सारे लोगों का। इसमें आपको वही करना है कि देखें इसमें जो है वो प्रोटॉन्स कितने हैं, 11, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12। तो आप क्या करेंगे, पहले आप निकालेंगे मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन्स के लिए आप 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.0073 से। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आप क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.0087। इसका सब निकाल लिया आपने। फिर जिसका आंसर आएगा उस आंसर में से माइनस करेंगे 22.9898। बकौल आप लोग ये आंसर आ रहा है 1.1949 U। दिस इज द मास डिफेक्ट। ठीक है भाई, तो ये मास डिफेक्ट आप लोगों को निकालना है। तो ये मास डिफेक्ट होता क्यों है ये एक अलग मसला है, वो हम बाद में देखेंगे, वो हमारी अगली डेफिनेशन में हमें पता चलेगा। लेकिन मास डिफेक्ट निकालते कैसे, ये बात सबकी समझ में आ गई अच्छी तरह से। हाँ, सब लोग मुझे एक दफा कंफर्म करें, मास डिफेक्ट हमने जो निकाला है, मास डिफेक्ट निकालना आ गया सब लोगों को, समझ में आ गई बात सब लोगों की।
अभी शहरियार शेख आप खास तौर पे कंफर्म करें मुझे। क्योंकि मास इफेक्ट हमें लोगों को निकालना आ गया। अब मास इफेक्ट का रीजन क्या है, वो रीजन आपको इंशाल्लाह अगली डेफिनेशन में बताया जाएगा, लेकिन मास इफेक्ट निकालते कैसे हैं ये हमारी समझ में आ गई। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी जो हमारी 1 घंटे बाद क्लास है उसमें हम ये देखेंगे कि मास इफेक्ट क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है। उसकी वजह के लिए आपको 1 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला 1 घंटे बाद आपको बताया जाएगा कि इसकी वजह क्या होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला 1 घंटे के ब्रेक के बाद 10 o'clock। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच।